सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज एंड फिर हमने डिस्कस किए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, देन हमने फ्रिक्शन पे कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स पे देखे एंड फाइनली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ऑन कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड नाउ इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। सो लेट्स गो, करते हैं शुरू। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो ये पग है इट इज कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग एंड ये इट अंडरगोज अ सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, अब ये हमें दिया है कि अगर ये स्ट्रिंग यहाँ टूट जाती है तो इस पॉइंट पे जो पग जो पाथ फॉलो करेगा आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स तो वो कौन सी होगी? इधर इट भी पाथ ए की तरफ जाएगा या पाथ बी की तरफ जाएगा या पाथ सी या फिर डी। तो ये चीज़ हमें बतानी है। देखो, जब ये कनेक्टेड था इस स्ट्रिंग से तब जो ये टेंशन थी दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कि ये आराम से सर्कुलर मोशन कर पाए। बट जब ये टूट जाएगी, स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी नहीं एंड इट विल मूव टेंजेंशियल टू द कर्व और इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे मूव कर जाएगा। इस पॉइंट पे ये ऐसे ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे टेंजेंशियल ये दिखाएंगे, ये होता है टेंजेंशियल। तो पॉइंट बी की तरफ जो होगा, ये पाथ बी की तरफ जो होगा ये ऐसे मूव कर जाएगा। तो इसका आंसर होगा पाथ बी। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आपकी कार जिसका मास है 1900 kg, यू गो आउट फॉर अ स्पिन एंड यू गो अराउंड कॉर्नर ऑफ रेडियस 53 सेंटीमीटर। मतलब अपनी कार को ले जाके आप ऐसे घुमा रहे हो। अगर इसका रेडियस अगर आप देखो तो ये हमें दिया हुआ है 53 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 53 मीटर। एंड जो स्पीड है जिस पे आप चल रहे हो वो है 13 मीटर पर सेकेंड। और द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द कार इज 0.88। एंड हमें ये बताना है कि अज्यूमिंग दैट कार डज नॉट स्किड, व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, अगर कार स्किड नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है कि जितनी भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। बेटर कहूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, जो कि इक्वल्स होता है m टाइम्स ACP। ACP इज व्हाट? द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि v²/r होती है। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता था mv²/r। तो इतना फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा। तो कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। मास हमें पता है 1900 kg है, v²/r वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट ये आ सकता है कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, म्यू टाइम्स n, म्यू एस मल्टीप्लाइड विद n। देखो, ये होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा होगा। बट हमें इतना बताना था कि जब वो प्रॉपर अगर वो राउंड कर पा रही है विदाउट एनी स्किड तो उस वक्त जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं Fs की वैल्यू निकाल लूँ तो जो ये आएगी, m है 1900 kg, v² मीन्स स्पीड हमें दे रखी है 13 मीटर पर सेकेंड, तो 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय r हमें दे रखा है 53 मीटर। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 6.1 किलो न्यूटन। तो ये तो इस पे लग रहा होगा इस वक्त अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। बट आप कहोगे यार फिर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं, अगर ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो ये म्यू एस हमें दे रखा है 0.88, n इस केस में होगा mg के बराबर, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg, मास है हमारे पास 1900 kg एंड g इज 9.81। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 16.4 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो कार के टायर्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो इतनी है, और ये फोर्स कैन बी यूज्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके अकॉर्डिंग ये है कि आप
कार को कितनी तेजी से चला सकते हो। अगर आप कार को इतनी स्पीड से चलाओ ना 21 मीटर पर सेकंड से, तो आपको इतनी ये चाहिए होगी क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर आप इससे भी तेज चलाने लग गए, तब तो आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी वो बढ़ जाएगी, 16.4 से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो इस वक्त तो स्टैटिक फ्रिक्शन इतना लग रहा है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, तो मैक्सिमम केस में आपको ये स्पीड अगर इतनी चल रही होगी 21 मीटर पर सेकंड, तब आप पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जिसके कारण आप ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और आप इजीली टर्न ले पाओगे। बट अगर आप इसे तेज चलाओगे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अ कार गोज अराउंड अ कर्व, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ऑन अ रोड विच इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 21.5 डिग्रीज। मतलब बैंकिंग की गई है हॉरिजॉन्टल से, जो ये रोड है इंक्लाइंड है एट एन एंगल 21.5 डिग्रीज। तो ये हमें दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं कि इवन दो द रोड इज स्लिक द कार विल स्टे ऑन द रोड विदाउट एनी फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड when it speed is 19.8 मीटर पर सेकेंड। कह रहे कि अगर स्पीड 19.8 मीटर पर सेकेंड है कार की, और जो रोड है वो स्लिक है बेसिकली, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी फ्रिक्शन, तो अगर वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है, इतनी स्पीड के साथ अगर कार मूव कर रही है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस जिस कर्व है, इस कर्व का रेडियस कितना होगा। तो क्योंकि ये गाड़ी स्किड नहीं कर रही है, इसका मतलब इसको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है कोई ना कोई, और इस केस में कोई ना कोई क्या है, वो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट जो इसको प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं। तो एक ही फोर्स बच गई जो कि नॉर्मल फोर्स। तो मैं दिखा देता हूँ उसको फ्री बॉडी डायग्राम में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये है इंक्लाइंड सरफेस जो कि है 21.5 डिग्रीज, और यहाँ पे हमारी कार है जो कर्व में घूम रही है, ऐसे कर्व ले रही है ये, ठीक है। तो अब फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं इसके ऊपर। एक तो ग्रेविटी फोर्स लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज द वेट ऑफ द कार, और एक नॉर्मल फोर्स लगेगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल मैं इसको थीटा ले लूं, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करेक्ट। तो अगर इसका कंपोनेंट मैं इधर लूं नॉर्मल फोर्स का, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, n साइन थीटा, और वर्टिकल में कौन सा कंपोनेंट आएगा, n कोसाइन थीटा, करेक्ट। अच्छा, अब हमें पता है कि जो ये वाला कंपोनेंट है यही हमें प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसके बराबर होती है, mv²/r। तो क्या मैं यहां लिख दूं n sin थीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू mv²/r। m is the mass, v is the velocity with which it is moving, r is the radius of curve। अच्छा, n क्या है यहाँ पे, n तो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फोर्सेस बैलेंस कर दूं इन द वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन तो हो नहीं रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि n cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू w, और w क्या है, वेट, वेट मींस mg, करेक्ट। तो यहां से n को मैं क्या लिख सकता हूं, mg ओवर कोसाइन थीटा, और अगर मैं n की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो हम इजीली अपना आंसर निकाल ले जाएंगे। तो दिस इज mg ओवर कोसाइन थीटा, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इज टेंजेंट थीटा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू mv² ओवर r। यहाँ से m और m तो कट जाएगा, तो v हमें निकालना था बेसिकली r, तो यहाँ से r जो हो जाएगा वो हो जाएगा v² ओवर टेंजेंट थीटा, और ये g भी इधर ही आ जाएगा, तो g टेंजेंट थीटा। बस, तो यहाँ से जो है हम r की वैल्यू इजिली निकाल देंगे। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल्स टू v² इज 19.8 उसका स्क्वायर, डिवाइड बाय g इज 9.81, टेंजेंट थीटा इज 21.5 डिग्रीज। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका नियरली आएगा 101 मीटर। तो ये होगा रेडियस ऑफ द कर्व।
नाउ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें दे रखा है कि एज यू राइड ऑन अ फेरिस व्हील योर apparent weight इज डिफरेंट एट द टॉप देन एट द बॉटम। एंड ये आपने फील भी किया होगा जब आप राइड लेते हैं इस व्हील की, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो आपको फील होता है आपका वेट वो कम फील होता है कि आपका वेट कम हो गया है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये फील होता है कि वेट गेन हो गया है। देखो इसका रीज़न है, देखो एपरेंट वेट एक्चुअल में होता क्या है, जो नॉर्मल फोर्स आप पे लग रही है जो आपको फील हो रही है वही आपका एपरेंट वेट है, एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स होती है वो कम होती है, एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए आपका जो वेट है टॉप और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। बट आपको ये डाउट आ सकता है कि एन की वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बढ़ क्यों जाती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम क्यों हो जाती है। तो उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, बी पार्ट में हम निकाल के देखते हैं एक्चुअली होता क्यों है। तो हमें ये निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द अपरेंट वेट एट द टॉप ऑफ द एंड बॉटम ऑफ द फेरिस व्हील। मतलब यहाँ पे टॉप पे और बॉटम पे अपरेंट वेट आपका कितना होगा, जो आपको फील हो रहा है वो वेट कितना होगा वो हमें निकालना है। गिवन दैट कि जो रेडियस है इस व्हील का वो है 7.2 मीटर, और द व्हील कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन फॉर एवरी 28 सेकेंड्स। सो 28 सेकेंड में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है, और मास जो हमें हमारा जो पर्सन का जो मास दिया हुआ है वो है 55 kg। एक काम करते हैं, सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं इस व्हील की कितनी होगी। देखो वो कह रहा है कि एक राउंड वो कंप्लीट कर देता है 28 सेकेंड्स में, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। सो 2 पाई आर कितना है 7.2 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में 28 सेकेंड्स। सो डिवाइड बाय 28 विच इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी उसकी स्पीड। अच्छा अब अगर मैं टॉप पॉइंट पे देखूँ यहाँ पे, तो ये है हमारा कुछ व्हील जो ऐसे कर्व में घूम रहा है गोल गोल, और यहाँ पे आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे ऐसे हो। अच्छा इस पॉइंट पे अगर मैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो वेट जो आपका लगेगा वो नीचे लगेगा, जो नॉर्मल फोर्स आप पे लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी एन, करेक्ट। एंड ये क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी इस पॉइंट पे, या स्पीड बोल लो, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और ये हो गया रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर। तो इस केस में अगर आप प्रॉपर राउंड ले पा रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो प्रोवाइड कर कौन रहा है, नेट फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन। अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन ले लूं तो मैं कह सकता हूं कि सिग्मा एफ वाई यही होगा एम ए पी एम सी पी बेसिकली, दिस इज व्हाट द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा सिग्मा वाई यहाँ पे कितना है, अगर मैं नीचे वाले को मैंने पॉजिटिव लिया है तो W माइनस एन दिस इज इक्वल्स टू m। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होती है v स्क्वायर ओवर r, करेक्ट। एंड जो वेट है ये हमें पता है, वेट कितना होता है mg फॉर द पर्सन। सो mg माइनस n दिस इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। तो यहां से अगर मैं n का एक्सप्रेशन निकालूं तो n का एक्सप्रेशन आएगा, मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये m मैं कॉमन ले रहा हूं, इधर हो जाएगा g माइनस वी स्क्वायर ओवर r, करेक्ट। और यहाँ पे n क्या है, ये हमें शो कर रहा है एपरेंट वेट, जो n की वैल्यू होगी वही हमें बताएगा एपरेंट वेट। मतलब वेट क्या है बेसिकली, जो आपको फील हो रहा है, और इस केस में जो नॉर्मल फोर्स आप पे लग रही होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वही आपको फील होगा, उतना ही वेट आपको फील होगा, उसी को बोलेंगे एपरेंट वेट। कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास जो आपका दिया हुआ है वो है 55 kg, जी की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 9.81, वी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 1.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर हमें दे रखा है रेडियस ऑफ व्हील विच इज 7.2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 520 न्यूटन, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.52 किलो न्यूटन। तो इतना वेट आपको फील होगा, इतना एपरेंट वेट होगा एट द टॉप पॉइंट ऑफ द व्हील। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि बॉटम पॉइंट पे आपको एपरेंट वेट कितना होगा ये हमें बताना है। तो ठीक है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है बॉटम पे आप ऐसे होगा, और ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। वेट आपका यहाँ पे भी नीचे ही लग रहा होगा mg, इस केस में नॉर्मल फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ,
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, इधर, दिस इज द सेंटर विद रेडियस r, तो दिस इज AC, तो यहाँ पे दिस इज नॉर्मल फोर्स N। अगेन आई कैन यूज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो मैं लिख सकता हूँ कि N, इस केस में मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, सो N माइनस mg, दिस विल बी इक्वल्स टू m AC। AC क्या होता है, v स्क्वायर ओवर r, करेक्ट। तो यहाँ से N कितना हो जाएगा, mg प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर देते हैं, m मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो m है हमारे पास दे रखा है 55 kg, g इज 9.81, v स्क्वायर इज 1.6 स्क्वायर डिवाइड बाय r इज 7.2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 560 न्यूटन, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.56 किलो न्यूटन। तो आप देख रहे हो कि नीचे आपका वेट, ऊपर तो 0.52 किलो न्यूटन था, नीचे 0.56 किलो न्यूटन है, मतलब नीचे 40 न्यूटन आपका वेट बढ़ गया है। तो वही हमने बात की थी पार्ट ए में कि आपका वेट बढ़ जाएगा नीचे, और ऊपर आपका वेट, आपको एपरेंट वेट बेसिकली ऊपर आपको कम ऐसा फील होगा कि वेट आपका कम हो गया। तो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। सो इसी के साथ हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जनरल प्रॉब्लम्स लेंगे दैट कैन बी बेस्ड ऑन एनी टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज। सो गुड बाय।